हाँ जी बच्चे, बातें बंद कर दो। कल लास्ट थ्योरम जो चल रही थी उसका थोड़ा सा पोर्शन रहेगा, वो लिख लो। स्टेटमेंट में फिर से लिख रहा हूँ। अरे शोर बंद कर दो बच्चे। लेट आर बी अ रिंग। कल थ्योरम चल रही थी हमारे पास, आर बी अ फील्ड एंड एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट, एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट of R if S be a subfield if and only if A minus B belongs to S and AB inverse belongs to S for all A comma B belongs to S। हाँ जी बच्चे, बात बिल्कुल बंद कर रहे हैं। कल हमने प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन प्रूव कर दिया था, अब आपको मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी क्या प्रूव करना है, अबेलियन। तो हेडिंग लगा रहे हैं हम। तो कन्वर्स वाला पार्ट जो थोड़ा सा रह गया उसको कंप्लीट कर रहे हैं। कन्वर्स में गिवन है आपको a minus b belongs to s, इक्वेशन नंबर 1, एंड ab inverse belongs to s, इक्वेशन नंबर 2, for all a b belongs to s एंड सेकंड प्रॉपर्टी के लिए b एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है। अब बच्चे प्रूव करना है हमें कि s जो है वो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होगा, अबेलियन। तो लिखें टू प्रूव s मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी प्रूव करना है कि वो कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप। मकसद था बच्चे हमें s को सब फील्ड प्रूव करना है, और अगर उसको सब फील्ड प्रूव करना है तो इटसेल्फ फील्ड, फील्ड के लिए उसे प्लस के लिए अबेलियन, अबेलियन वाला काम कर लिया। अब मल्टीप्लाई के लिए भी क्या प्रूव करोगे, अबेलियन। और इसमें कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सेकंड के हिसाब से कल वाले क्रम को याद रखना है। सबसे पहले किसको बिठाना पड़ेगा, आइडेंटिटी। तो लिखे हेडिंग लगाकर आइडेंटिटी एलिमेंट। बच्चे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। और हमारे पास s के पास सिर्फ दो ही बंदे हैं, a और b। इक्वेशन 2 दिख रही है बच्चों में। अगर हम a की जगह b एलिमेंट रिप्लेस कर दें तो b into b इनवर्स 1, और किस में चल रहा है बच्चे, वो s में। तो आपने अगर 1 को s में बिठा दिया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। तो लिखें रिप्लेस। तो इक्वल से अगर कंफ्यूज होते हो तो रिप्लेस लिख दो, a रिप्लेस बाय b इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही रिप्लेस करोगे सेकंड में तो b into b इनवर्स बिलोंग्स टू क्या चल रहा है, s, और यहां से आप लिख सकते हो 1 बिलोंग्स टू s। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो बच्चे सेक्शन सी में ये 6 या 12 मार्क्स में थ्योरम्स आ सकती हैं, दोनों एक जैसी हैं, सब रिंग वाली भी आ सकती है या फिर सब फील्ड। बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी इनवर्स, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का इनवर्स निकालते हो जो 0 के इक्वल नहीं है। अब बच्चे क्योंकि मेरे पास 1 भी s में आ चुका है तो आप a एलिमेंट की जगह क्या रिप्लेस कर दो, 1। जैसे ही 1 रिप्लेस करोगे तो b इनवर्स किस में चला गया, s में, जहां पर b हमने कैसा एलिमेंट बना हुआ है, नॉन जीरो। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट। सो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो लिखें सेकंड नंबर पे इनवर्स एलिमेंट। और इनवर्स एलिमेंट में हमने कहा रिप्लेस, क्योंकि 1 आ चुका है उसको रिप्लेस कर सकते हो, तो a एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में बच्चे a की जगह अगर 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 into b इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, s का। तो 1 into b इनवर्स एलिमेंट हो गया s का। तो ओवरऑल बन गया b इनवर्स बिलोंग्स टू s, जहां पर साइड में मेंशन करोगे वेयर b नॉट इक्वल टू 0। तो जो भी एलिमेंट नॉन जीरो है उनके इनवर्स सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई फॉर ऑल b। अब b का मतलब a होता तो भी उसका इनवर्स हो रहा है, b है तो उसका इनवर्स b, और वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। सो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। बच्चे थर्ड कल कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव की थी हमने, क्लोजर। आज भी कौन सी करेंगे, क्लोजर। बच्चे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी टाइप का एलिमेंट s में होना चाहिए। दो एलिमेंट बुलाए उनका मल्टीप्लाई भी s में होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। अब हमारे पास एलिमेंट b इनवर्स भी आ चुका है,
तो जैसे बच्चे कल मैंने b के बदले -b पुट किया था इक्वेशन 1 में, आज b इनवर्स आ चुका है तो b के बदले b इनवर्स पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से ab नाम का एलिमेंट किस में चला जाएगा, s में। तो लिखे थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बच्चे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में आप b एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो b इनवर्स से इक्वेशन नंबर 2 में। तो बच्चे कल हमने जब प्लस के लिए काम किया था तो सारा का सारा इक्वेशन 1 यूज किया था, आज हम मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन प्रूव कर रहे हैं तो सारी की सारी कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड, वही सेम रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी, b की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, b इनवर्स, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो बच्चे इक्वेशन 2 में a तो एज इट इज और b की जगह तुमने क्या रिप्लेस कर दिया, b इनवर्स। बच्चे b इनवर्स का इनवर्स b, तो बच्चे b की जगह रिप्लेस किया b इनवर्स और उसके ऊपर इनवर्स चल ही रहा है बिलोंग्स टू s, और इनवर्स का इनवर्स रिवर्सल लॉ से वापस क्या आता है, वही एलिमेंट। तो यहाँ पर साइड में रीजन लिखेंगे बाय रिवर्सल लॉ, और रिवर्सल लॉ लगाकर आप b इनवर्स के इनवर्स को क्या लिख सकते हो, b। तो ये बन गया बच्चे ab बिलोंग्स टू s, जहां पर a और b कोई भी दो एलिमेंट है किसके, s के। तो बच्चे अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी तो ये किसको शो कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लिखें सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बच्चे क्लोजर भी हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी हो गई, और कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में तो सिर्फ एक छोटा सा रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखना है कि जो भी एलिमेंट s में होंगे, और s जो है वो सबसेट है किसका, r का, तो वो सभी एलिमेंट किस में होंगे, r में, और r क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, फील्ड, तो वो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या है, अबेलियन, तो उसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो बस शब्दों को लिख देते हैं बच्चे। फोर्थ और फिफ्थ को कंबाइंड लिख रहे हैं हम, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो बल्कि पेपर में ये थ्योरम आ जाए तो तुम्हारे लिए बेटर है बच्चों, सिंपल सी रिप्लेसमेंट्स कर कर प्रूव कर दोगे। तो रीजन लिख रहे हैं उसमें, फॉर ऑल a, b, c belongs to s and s is subset of r, s is a subset of r, तो जितने भी एलिमेंट बच्चे s के पास हैं वो सभी एलिमेंट r के पास भी प्रेजेंट होंगे, और अगर r के पास प्रेजेंट होंगे तो लिखा since r is filled, r क्वेश्चन में filled है, so commutative and associative property already satisfied with respect to multiply in r। तो r में मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। सो कॉम्यूटेटिव and associative also satisfied in S। लॉजिक तुम्हें कल बताए थे कि इन दो प्रॉपर्टी के लिए ये भरना इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इसमें LHS और RHS को सिर्फ क्या प्रूव करना होता है, इक्वल। जो रिजल्ट बन रहा है वो सेट में हो ये जरूरी नहीं है, पर इन तीनों ही प्रॉपर्टी में जो बंदा बनता है वो सेट में बिठाना पड़ता है, तो हमें इन तीनों प्रॉपर्टी को तो प्रूव करना पड़ेगा, जबकि इसके लिए आप सिर्फ ये लॉजिक लगा सकते हो। बच्चे दो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, तो S मल्टीप्लाई के लिए भी क्या प्रूव हो गया, अबेलियन, और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी सेम बहाना कि S इज द सबसेट ऑफ R, तो इसमें भी LHS और RHS क्या आ जाएंगे बच्चे, इक्वल। तो पहले तो नीचे लिखो, सो S मल्टीप्लाई के लिए प्रूव हो गया इज एन अबेलियन ग्रुप। हाँ जी बच्चे, इधर से कुछ मिटो देंगे हम, तो लिखे बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन S। थर्ड नंबर पे लगाएं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन S। रीजन लिख दो फटाफट, क्योंकि जो भी एलिमेंट आप S से बुलाओगे एंड S इज अ सबसेट ऑफ R, so for all ABC belongs to R,
तो बच्चे अगर वो खुद एक सब फील्ड प्रूव हो गया तो वो क्या बन जाएगा बच्चे, एक सब फील्ड। तो सब रिंग और सब फील्ड बच्चे बिल्कुल सेम ही प्रॉपर्टीज थी, बस फील्ड के अंदर अपने को ये तीन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा करनी पड़ गई, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए इसको क्या प्रूव किया बच्चे, अबेलियन। तो उसमें तीन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा दिखानी पड़ी, कौन कौन सी, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर। बाकी सब रिंग वाला और ये वाला आर्टिकल बिल्कुल सेम है, जहां पर रिंग वर्ड थे बस वहां पर हटाकर क्या लगा दिए, फील्ड। हो जाएगी बच्चे ये थ्योरम। अच्छा, हमने एक थ्योरम सब रिंग में की थी कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है, सब रिंग। अब एक थ्योरम कर रहे हैं कि दो सब फील्ड का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब रिंग। बड़ी सिंपल सी थ्योरम कर देते हैं बच्चे, फटाफट से नोट करें ये काम। नेक्स्ट थ्योरम, इंटरसेक्शन of two subfield is again a subfield। थ्योरम नंबर बच्चे देखते रहना, मुझे आइडिया नहीं है थ्योरम नंबर्स क्या चल रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबफील्ड इज अगेन अ सबफील्ड, यानी हमें क्वेश्चन में दो सबफील्ड दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सबफील्ड। अब जिस सबफील्ड की मेन डेफिनेशन क्या थी, पहले वो एक नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक नॉन वॉइड। तो पहले मैं मानकर चलूंगा कि S1 और S2 मेरे पास दो सबफील्ड हैं, हमें दो सबफील्ड लेकर चलने हैं ना। तो हमने मान लिया S1 और S2 हमारे पास क्या है, दो सबफील्ड। प्रूव करना है S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगा, सबफील्ड। पर उससे पहले मैं प्रूव करूंगा कि S1 इंटरसेक्शन S2 कैसा है, नॉन वॉइड। और वही रीजन मुझे S1 अगर एक सबफील्ड है तो वो खुद क्या है, फील्ड। अगर खुद फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन। तो जीरो नाम का बंदा भी उसमें होगा और वन नाम का बंदा भी उसमें होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो उनमें एग्जिस्ट करेंगे। अब बच्चे 0 1 S1 के पास भी, 0 ही 1 S2 के पास भी, तो ये दोनों एलिमेंट तो इसके इंटरसेक्शन में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये सेट कभी भी खाली नहीं होगा। तो फटाफट से लिखते हैं, मुझे मिटो दो ये काम। लिखे बच्चे प्रूफ, let F be a field। बच्चे जितना शॉर्ट टर्म करेंगे उतना बेटर समझ पाएंगे। कुछ नहीं है इन थ्योरम में, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। F एक फील्ड है, let S1 and S2 are two subfield of F to prove intersection of two subfield is again a subfield that is to prove S1 intersection S2 be a subfield। First of all, we will prove S1 intersection S2 be a non-void set। तो बिठाने का रीजन बच्चे लिख दिया, क्योंकि S1 and S2 be a subfield। अगर S1 S2 subfield है तो itself a field। So S1 and S2 itself a field। और बच्चे अगर ये खुद एक फील्ड है तो ये प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए कैसे ग्रुप हैं, अबेलियन। Abelian group with respect to plus and multiply। और फिर इनके पास और कुछ होना हो, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो S1 भी प्लस के लिए अबेलियन है तो 0 होगा, S1 मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन है तो 1 भी होगा। तो 0 और 1 S1 के पास भी है और 0 और 1 S2 के पास भी है। सो 0, 1 इस तरीके से लिखें, 0 belongs to S1 and 0 belongs to S2, identity element with respect to plus। और सेकंड लिखा 1 भी S1 के पास होगा
और 1 भी S2 के पास होगा आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब बच्चे 0,1 S1 के पास भी है, S2 के पास भी है, तो पक्की बात है दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो 0,1 also belongs to S1 intersection S2। 0 भी इसके पास है, 1 भी इसके पास है कम से कम, तो ये नॉन वॉइड तो हो गया। Now to prove S1 intersection S2 be a subfield। अब मेन थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि ये बंदा क्या होगा बच्चे, सबफील्ड। सबफील्ड के लिए कितनी प्रॉपर्टी, 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं A minus B belongs to S1 and second to prove AB inverse belongs to S1 intersection S2। जिस चीज को सबफील्ड प्रूव कर रहे हैं उसमें वो एलिमेंट बिठाने होते हैं। जहां पर इसके लिए तो कोई भी AB belongs to S1 intersection S2, जबकि इसके लिए बच्चे AB आ तो किससे रहा है बच्चे, S1 intersection S2, बट B not equal to 0। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम इनवर्स सिर्फ उन्हीं एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है। इंटरसेक्शन में कोई चीज कब जाकर बैठेगी, जब कॉमन होगी। और तुम्हें कहा था एक ही लाइन तुम्हें याद रखनी है सब रिंग और सब फील्ड के लिए, जिस चीज को सब फील्ड प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2। बस मांगना याद रह गया, थ्योरम अपने आप चल पड़ी। हमने याद रह गया कि हमें मांगने हैं 2 एलिमेंट A और B, किससे मांगने हैं, S1 इंटरसेक्शन S2। अब कोई चीज इंटरसेक्शन में है तो पक्की बात है वो S1 के पास भी है और S2 के पास भी है, तो यहाँ से 2 केस बना दिए। पक्की बात है A और B S1 के पास, और पक्की बात है A और B S2 के पास। बच्चे S1 S2 अलग अलग से क्या दिए हुए हैं, सबफील्ड। अगर वो सबफील्ड है तो उसमें दोनों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो रीजन में लिखा S1 इज अ सबफील्ड, और अगर ये सबफील्ड है तो A माइनस B टाइप का एलिमेंट S1 के पास है, और AB इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी S1 के पास है। For all A, B belongs to S1 and B not equal to 0, जो B 0 के इक्वल नहीं है। सेम कहानी इसके लिए भी लिख सकते हो। S2 के क्वेश्चन में क्या है, सबफील्ड, और ये 2 एलिमेंट उसके पास हैं, तो वो दोनों प्रॉपर्टी क्या करेगा बच्चे, सेटिस्फाई। तो लिखा S2 is also a subfield, और अगर ये भी सबफील्ड है तो A माइनस B S2 के पास, AB इनवर्स S2 के पास। इक्वेशन नंबर 3 and 4, for all A, B belongs to S2 and B not equal to 0। बच्चे इक्वेशन 1 और 3 से कंबाइन करके क्या कह सकते हो, A माइनस B S1 के पास भी है, A माइनस B S2 के पास भी है, तो पक्की बात है उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। जो चीज दोनों के पास वो इंटरसेक्शन में तो जाएगी जाएगी। तो बाय 1 and 3 A माइनस B belongs to S1 intersection S2, चला गया ये। एंड बाय 2 and 4 AB इनवर्स भी चला गया S1 इंटरसेक्शन S2। और अगर इस टाइप के 2 एलिमेंट आपने इस वाले सेट में भेज दिए तो ये सेट क्या प्रूव हो गया बच्चे, सबफील्ड। तो एक्चुअली में क्या प्रूव हो गया, कोई भी 2 सबफील्ड हो तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा ही क्या होता है, सबफील्ड। साइड में जरूर लिखेंगे फॉर ऑल A, B belongs to S1 intersection S2 and B not equal to 0। इस प्रॉपर्टी के लिए बच्चे जिसमें इनवर्स की बात करते हैं बच्चे, उसमें B 0 नहीं होना चाहिए। So S1 intersection S2 is a subfield, that means intersection। तो सेक्शन बी में बच्चे 4 मार्क्स के लिए ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है।
चाहे सब रिंग वाली आ जाए और चाहे सब फील्ड वाली, सेम ही तरीके से चलाई है, बस उसमें प्रॉपर्टी थी दूसरी ए बी और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ए बी इनवर्स, बस और कोई चेंज नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब फील्ड is always a subfield। तो किन्हीं दो सबफील्ड का इंटरसेक्शन हमेशा ही क्या होता है, एक सबफील्ड। यहां से बताइए मेरे 4 लाइनें मिटोगे अपने, नहीं मिटोगे बच्चे 4 लाइनें। नेक्स्ट लिखें बच्चे रिंग मॉर्फिज्म, हेडिंग लगाओ रिंग मॉर्फिज्म। इसमें लिखें let R and R dash are two rings let f be a function defined from R to R dash such that first fa plus b is equal to fa plus fb for all a comma b belongs to R, and second fa dot b is equal to fa into fb for all a comma b belongs to R, then f is called ring morphism। करें बच्चे नोट इसको। ये बताओ बच्चे लोगों, मेरे बच्चे थोड़ा स्पीड से नोट करें। करें बच्चे नोट कर। तेज निकलो बच्चे, इसमें कुछ नहीं था। हाथ दुखने लगे क्या आज? तो करना ही पड़ेगा, सिलेबस काफी है। सिलेबस ज्यादा है बच्चे, रिंग का थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। पेपर ही नहीं तो लोग बाद में डाउट पूछने पड़ जाते हैं, इसलिए साथ में पढ़ के वो एकदम करते हैं कि वो लिख लेना। मेरी आदत नहीं करता है, टाइम नहीं है। थर्ड एपिमॉर्फिज्म।
वही है जो ग्रुप थ्योरी में थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो बच्चे बनाए सारा कुछ ये जल्दी से करो फिर बात करते हैं आगे। ये पढ़ लेते हैं। पढ़ो मत बच्चे, बताऊंगा सारा कुछ, लिख लो इसको एज इट इज। चल इसमें भी वैसे प्रूफ करेंगे जैसे पहले अपने करते थे, जैसे वन में प्रूफ करते थे उसमें अपने तो वो सब बताऊंगा बच्चे डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ करेंगे। एक बार एज इट इज पर डेफिनेशन अरे यार वीडियो बन रही है यार, तू कहते टाइम पे तो देखो ऐसे लिखवा लूंगा। देखिए बच्चों वाली अपने बंद करते हैं, फटाफट नोट कर लें। सब धर्म कितनी बड़ी है, धर्म और कितनी है कोई में तो बहुत है अच्छे, इसी में इसमें तो एक दो ही रहेंगे, ज्यादा नहीं। बच्चे मॉर्फिज्म का सिंपल सी भाषा में मीनिंग है फंक्शन। मॉर्फिज्म किसको बोलते हैं बच्चे? फंक्शन। कोई भी चीज अगर फंक्शन है तो उसको क्या कह सकते हैं आप? मॉर्फिज्म। अब वो रिंग मॉर्फिज्म कब बनेगा? जब वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कितनी प्रॉपर्टी को? दो। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चे हम? देखो जब भी फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए। तो एक तो हमने r नाम का बंदा रिंग ले लिया और एक r डैश। तो दो रिंग्स लिए हमने, एक तो r और एक r डैश। r भी प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग है और r डैश भी प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में कोई रिंग है। ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं।
जैसे मान लो यहाँ पर ऑपरेशन कुछ है और यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पर आपके पास पूरी बुक में प्लस और डॉट के लिए काम है तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा। बच्चे रिंग मॉर्फिज्म की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? अगर आपके पास कोई दो रिंग्स हैं, मान लो एक रिंग का नाम R है और एक रिंग का नाम R डैश, और कोई एक F नाम का फंक्शन है जो आपने कहां से कहां डिफाइन किया है, R से R डैश। तो डायग्राम देखो, R और R डैश हमने दो रिंग बनाई, F नाम का एक फंक्शन बनाया जो कहां से कहां डिफाइन किया है, R से R डैश में। अब बच्चे R में कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो उस एलिमेंट्स के नाम क्या रख दिए हमने, A और B, और जब आप F को इसके ऊपर लगाओगे तो वो किसका एलिमेंट मिलेगा, R डैश। इमेज कैसे मिलती है हमें फंक्शन में, जो भी एलिमेंट इसमें है उस पर F लगा दो तो ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। तो बच्चे F A एलिमेंट किसका हो गया, R डैश, ऐसे ही F B किसका एलिमेंट हो गया, R डैश का। फिर वो क्या कहता, अगर F नाम का कोई फंक्शन तुमने R से R डैश में डिफाइन किया है और वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी, अगर F A प्लस B इक्वल टू क्या दे दे बच्चे, F A प्लस F B, और F A इंटू B किसकी वैल्यू दे दे, F A इंटू F B, अगर फंक्शन ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप इस फंक्शन F को क्या कहेंगे बच्चे, रिंग मॉर्फिज्म। तो कोई भी फंक्शन रिंग मॉर्फिज्म कब बनेगा, जब वो दो प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। कौन कौन सी, F A प्लस B इज इक्वल टू F A प्लस F B, और F A इंटू B इज इक्वल टू F A इंटू F B। बच्चे सेकंड डेफिनेशन दी हमने किसकी, मोनोमॉर्फिज्म। बच्चे मोनोमॉर्फिज्म में हमने क्या कहा, R और R डैश क्या होने चाहिए बच्चे, दो रिंग्स। F नाम का एक फंक्शन होना चाहिए जो कहां से कहां डिफाइन होना चाहिए, R से R डैश, सच दैट अगर वो फंक्शन दो प्रॉपर्टीज रखे, कौन कौन सी, एक तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1, और एक वो फंक्शन क्या होना चाहिए, रिंग मॉर्फिज्म। और रिंग मॉर्फिज्म का मतलब कितनी प्रॉपर्टी से है, दो। तो अगर कोई फंक्शन इन दो प्रॉपर्टी को कैरी करता है तो फिर आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। तो ये डेफिनेशन सारी याद रखनी है। काम की डेफिनेशन एक तो रिंग मॉर्फिज्म है और एक आइसो, क्योंकि इसी की थ्योरम करवानी है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। बाकी सेक्शन ए में कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। आगे बढ़े बच्चे, अगला नाम क्या है, एपीमॉर्फिज्म। बच्चे एपीमॉर्फिज्म में भी R और R डैश क्या होनी चाहिए बच्चे, दो रिंग। F नाम का फंक्शन R से R डैश में, सच दैट F क्या होना चाहिए, ऑन टू, और F क्या होना चाहिए, रिंग मॉर्फिज्म। यानी 1 1 वाले को हटाकर अगर उसकी जगह फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर दें और साथ में क्या प्रूव कर दें, रिंग मॉर्फिज्म, तो फिर जो F नाम का फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एपीमॉर्फिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म। बच्चे इसके लिए भी दो रिंग्स हैं, एक तो R और एक R डैश। F नाम का एक फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइन है, R से R डैश, और अगर उस F फंक्शन में तीन प्रॉपर्टी प्रूव कर दें, कौन कौन सी, 1 1, ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी F में सेटिस्फाई करवा दें तो फिर F क्या कहलाएगा बच्चे, आइसोमॉर्फिज्म। और उसका स्पेशल सिंबल होता है, अगर F आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया तो आप लिख सकते हो R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश। ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, आइसोमॉर्फिक। तो कोई फंक्शन अगर ये तीन प्रॉपर्टी रखेगा तो फिर R और R डैश आपस में क्या कहलाएंगे बच्चे, आइसोमॉर्फिक। तो आप उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। प्लस बच्चे सेकंड सेट को क्या बोलते हैं, सेकंड सेट को इमेज बोलते हैं। पर अगर फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया तो फिर इस सेट को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिक इमेज, किसकी, R की। तो बच्चे नीचे लिखा मैंने, R डैश फिर क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिक इमेज, किसकी, R की। अब बच्चे इसमें समझने वाली दो तीन बातें हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शंस क्या होते थे। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं 1 1 और ऑन टू का। अगर कोई फंक्शन, कोई दो सेट है हमारे पास A और B, और कोई फंक्शन इसके बीच में डिफाइन किया किस नाम से, F नाम से। अगर हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज मिल रही है, मान लो A की इमेज कुछ भी अल्फा, B की इमेज कुछ भी बीटा, दो ही एलिमेंट मान लो अगर है, और यहाँ पर भी दो ही एलिमेंट है और एक से ही रिलेशन बना रहा है, एक की अगर A की इमेज मिल रही है तो वो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। अब ऑन टू फंक्शन कैसा होता है बच्चे, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें एक एलिमेंट और मिला दिया और ये कुछ बना दिया। बच्चे चेक करो, क्या बी सेट के अंदर, सेकंड सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली है, नहीं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सबका कुछ ना कुछ रिलेशन हो रखा है।
तो बच्चे ये मैपिंग क्या कहलाएगी? ऑन टू। क्या कहलाएगी? ऑन टू। तो सिंपल भाषा में क्या याद रखोगे? 1 1 का मतलब एक की एक इमेज, और ऑन टू का मतलब सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे वो थ्योरम्स में समझेंगे। पहले बताओ यहां तक की डेफिनेशन में कोई डाउट? याद कौन सी मेन रखनी है आपको? रिंग मॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो जब मेरे को थ्योरम में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा तो मैं कितनी बातें प्रूव करूंगा? 3, 1 1, ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। अब ये नोट कर दिया तो यहीं पर मैं टोकर 2 डेफिनेशन और लिख देता हूं। बोलो, क्योंकि हल्का सा चेंज करना है। हो गया सभी का नोट? तो बच्चे इस एफपी को हटाकर अपनी कॉपी में 5 नंबर पर हेडिंग लगाओ एंडोमॉर्फिज्म। 5 नंबर को 4 नंबर सॉरी इसके बाद लिखें 5वें नंबर पे एंडोमॉर्फिज्म। और एंडोमॉर्फिज्म में लिखो सिर्फ आर नाम का बंदा रिंग होगा। 2 नहीं लेंगे हम, सिर्फ एक ही लेंगे। लेट आर बी अ रिंग, और फंक्शन डिफाइन किया हमने आर से आर डैश नहीं बच्चे, आर से आर, बस इतना सा फर्क पड़ गया। अगर सेम रिंग उठा लोगे, जैसे अभी तक जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें 2 अलग-अलग सेट थे, एक आर नाम से था और एक किसी डिफरेंट नाम से था। अगर एंडो की डेफिनेशन देनी है तो दोनों रिंग कैसी होनी चाहिए? सेम। तो वो फंक्शन अगर सेम से सेम रिंग में डिफाइन है सच दैट अगर वो फंक्शन 1 1 है और साथ में रिंग मॉर्फिज्म है तो फिर उस मैपिंग को आप कहोगे एंडोमॉर्फिज्म। यानी मोनोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म एक जैसी हैं, बस मोनोमॉर्फिज्म में 2 रिंग थी आर और आर डैश, जबकि एंडोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक ही रिंग है। कौन सी बच्चे? आर। तो फंक्शन भी किससे किस में डिफाइन है? आर से आर, खुद से खुद में। उस केस में अगर आप ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे 1 1 और रिंग मॉर्फिज्म, तो फिर वो क्या कहला जाएगा? एंडोमॉर्फिज्म। ओके बच्चे? रिंग मॉर्फिज्म में फिर 2 आपने 2 माने थे ना पहले। रिंग मॉर्फिज्म में तो 2 प्रॉपर्टी करनी है। रिंग मॉर्फिज्म तो ये 2 प्रॉपर्टी रखता है। मैंने क्या बोला? अगर मोनोमॉर्फिज्म में आर और आर डैश ना कर एक ही रिंग कर दें तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एंडोमॉर्फिज्म। चेक करो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इसमें भी फंक्शन को क्या प्रूव करना है? 1 1 और रिंग मॉर्फिज्म। इसमें भी फंक्शन को क्या प्रूव करना है? 1 1 और रिंग मॉर्फिज्म। फर्क क्या है? इसमें 2 अलग-अलग रिंग थी आर और आर डैश, और इसमें बच्चे सेम रिंग है, सिर्फ एक आधी रिंग है। पर सर जो रिंग में तो रिंग मॉर्फिज्म जब प्रूव करते हैं उसमें तो आर और आर डैश थे ना, वो मतलब नहीं है। अब दोनों तरफ सेट, यहाँ पर डायग्राम में बस यहाँ पर क्या बन जाएगा? आर ही बन जाएगा। इमेज तो अभी भी उसकी क्या रहेगी? एफ ऑफ ए ही रहेगी। तो इससे कंफ्यूज मत हो। बस अब इस तरफ भी सेट का नाम आर डैश ना होकर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तुम्हें तो बस ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर सेम से सेम में फंक्शन डिफाइन है और उसमें कोई 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, कौन कौन सी? 1 1 और रिंग मॉर्फिज्म, तो फिर वो मैपिंग क्या कहलाएगी? एंडोमॉर्फिज्म। अब आ जाओ बच्चे आइसो को हटाकर, आइसो नोट कर लिया ना सभी ने? ऑटोमॉर्फिज्म 6 नंबर में बच्चे ऑटोमॉर्फिज्म। क्या कह रहे हो? अरे नहीं, अभी तो कर्नल करना है। कर्नल में हाँ बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ा सा सिलेबस खींचने तो यूं तो होएगा ही नहीं सिलेबस फिर। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म में लिखो लेट आर बी अ रिंग, लेट आर बी अ रिंग, और फंक्शन डिफाइन है आर से आर में ही 1 1 ऑन टू रिंग मॉर्फिज्म, देन एफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ये लो बच्चे, देन एफ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑटोमॉर्फिज्म। कब? जब आप 2 रिंग ना लेकर कितनी रिंग ले लो? एक। तो फंक्शन भी उसी रिंग से उसी रिंग में डिफाइन कर दो, यानी आर से आर में। और अगर 3 प्रॉपर्टी प्रूव कर दोगे तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म। करें नोट। याद होनी चाहिए डेफिनेशन सारी। नेक्स्ट डेफिनेशन, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म।
मॉर्फिज्म। क्योंकि ग्रुप थ्योरी भी चल रही है, अच्छे अलजेब्रा भी चल रही है और सारा कुछ एक जैसे चल रहा है, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। चलो, इट इज नोटेड बाय K and कर्नल F where K is equal to kernel of F is equal to x belongs to R, fx is equal to 0 dash, where 0 dash belongs to R dash, लो बच्चे ये नोट करो बस, इसको समझ के फिर देखते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। मुश्किल काम क्या किया, आज तो कुछ भी नहीं किया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबफील्ड इज अगेन फील्ड, कोई फील्ड थ्योरम थी? कोई थ्योरम नहीं थी, लिखा ही है आज तो तुमने। और डेफिनेशन तो क्या है, सिर्फ लिखी है हमने। ये क्रिस्टल सीरीज वैसे सॉल्व करवा देंगे। डायग्राम जरूर ना है बच्चे, पेपर में भी बना कर आएंगे। बच्चे बाकी कोई डेफिनेशन का तुम्हें याद होना हो, पर कर्नल का तुम्हें याद होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म तुम्हें याद होना चाहिए और रिंग मॉर्फिज्म तुम्हें याद होना चाहिए। ये तीन बातों के बिना कल की क्लास में बताना हो जाए, ठीक है? तीन ही बातें याद होनी चाहिए, रिंग मॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और कर्नल की डेफिनेशन। जिन शब्दों में मैं बोलूंगा वही शब्द तुम्हें याद होने चाहिए। हाँ, पेपर में ये डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है बच्चे। कर्नल को हिंदी में बोलते हैं अष्टी, अष्टी, अ फिर आधा श, छोटी की मात्रा और ट का मात्रा और ट, ये वाला अष्टी, क्षत्रिय वाला नहीं, षटकोण वाला, षटकोण वाला। हाँ, इंग्लिश में ही पढ़े ज्यादा बेटर है बच्चे, हिंदी के टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं। हाँ जी बच्चे, फटाफट से बोर्ड पे देखें बच्चे। कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, देखो नाम से पता लग रहा है, कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, यानी पहले तो जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो रिंग मॉर्फिज्म होना चाहिए। जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो क्या होना चाहिए, रिंग मॉर्फिज्म। बच्चे रिंग मॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी थी? दो। कौन कौन सी? fa plus b is equal to fa plus fb और fa into b is equal to fa into fb। याद आ गया हमें? तो वापस देखें बच्चे, r और r डैश क्या होने चाहिए? दो रिंग। f नाम का कोई फंक्शन है जो कहां से कहां डिफाइन किया है? r से r डैश, सच दैट किस प्रकार डिफाइन किया है कि वो f नाम का बंदा ऑलरेडी क्या है? रिंग मॉर्फिज्म, यानी रिंग मॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई। तो फिर कहता देन द सेट ऑफ, ये लाइन बाद में पढ़ते हैं, यहां आ जाओ बच्चे। आपने दो रिंग लेनी है, आपने दो रिंग ले ली r और r डैश, एक फंक्शन f डिफाइन किया जो कहां से कहां? r से r डैश। तो वो कहता पहले तो ये f बंदा रिंग मॉर्फिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिंग मॉर्फिज्म। तो कर्नल की अगर डेफिनेशन दे रहे हो तो जरूरी है जो फंक्शन तुमने इस रिंग से इस रिंग में डिफाइन किया है वो रिंग मॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता हो? सेटिस्फाई। तो कहता कि पहले सेट के वो एलिमेंट जिनके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग करे? आइडेंटिटी। जिन शब्दों में बोल रहा हूं उन्हीं शब्दों में कल तुम बोलोगे बच्चे, वापस सुन लो।